प्रणाम साथियों। मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, पिछले 3 दिनों से आरएसएस यानी कि जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, हालांकि मैं इसे चित पावन ब्राह्मण सेवक संघ कहता हूँ, उनका राष्ट्र से कोई लेना देना है नहीं। वो केवल एक छवि गढ़ते हैं अपने लिए, एक प्रतीक गढ़ते हैं कि हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं और राष्ट्रीय विचार और ये सब तमाम बातें, तमाम फर्जी बातें जो सुनने में अच्छा लगता हो, लेकिन उनका तथ्यों से और देश की वास्तविकताओं से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे संगठन ने केरल के पलक्कड़ में जो उनकी 3 दिन की बैठक हुई, उसके बाद उसके अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख या प्रवक्ता कह ले सुनील आम्बेकर ने प्रेस विज्ञप्ति में, प्रेस वार्ता में जाति जनगणना के ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस के विचार रखे। वो विचार का लबुलवाब ये है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए डेटा के दृष्टि से, डेटा कलेक्शन की दृष्टि से, और उसका उपयोग कल्याणकारी कार्यों के लिए होना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि जाति संबंध जो है भारत में वो एक संवेदनशील विषय है। उन्होंने आगे ये कहा कि हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए इसकी उल्लेखनीय भूमिका है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को लेकर वो भयभीत हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी इस तरह की जाति गणना हुई है, इसलिए उनको कोई आपत्ति नहीं है। इससे 2-3 विषय निकल के सामने आते हैं। एक ये कि उन्होंने ये कहा कि पहले भी इस तरह की हुई है, लेकिन ये आजाद भारत में तो कभी नहीं हुआ। आजाद भारत में जो जातिगत जनगणना थी वो ग्रामीण विकास मंत्रालय या शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एक सर्वे किया गया था। वो उस तरह के औपचारिक जातिगत जनगणना नहीं था, और फिर उसके आधे अधूरे, हालांकि ये कराया तो था यूपीए सरकार ने, लेकिन उसके समय में उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए, और बहुत मांग करने के बाद जेटली जी ने यह आंकड़ा प्रकाशित किया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं किया था। उसमें कौन कितनी जाति है और क्या उसकी स्थिति है, ये सारी चीजें प्रकाशित नहीं हुई थी। तो क्या संघ फिर से यही चाहता कि इस तरह से सर्वे हो, एक कास्ट सेंसस ना हो, बल्कि एक सरकारी आंकड़ा जुटाना चाहती है, वो फिर से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा या शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ये सर्वे हो जाए और कल्याणकारी योजना उससे बने, लेकिन ये प्रकाशित ना हो। क्योंकि इन्हें लगता है, आरएसएस वालों को, कि जातिगत जनगणना अगर उसका आंकड़ा प्रकाशित हो जाएगा तो इस पर राजनीति होने लगेगी। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो दोहरे लोग हैं, दोहरे सोच वाले लोग हैं, दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। राम मंदिर पे राजनीति हो सकती है, गाय को लेकर राजनीति हो सकती है, हिंदू मतों के ध्रुवीकरण के लिए और तमाम विषयों पे राजनीति होगी।
उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन लेकिन जातिगत जनगणना का अगर रिपोर्ट बाहर आ जाएगा तो इससे देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो जाएगा। इस पे राजनीति होने लगेगी, भाजपा को वोट नहीं पड़ने लगेगा, ये राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। ऐसा खतरनाक विचार अपने आप को राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी कहने वाले लोग इतना खतरनाक विचार पाल के रखते हैं। दूसरी जातियों के अगर आंकड़े बाहर आ जाएंगे तो इनको लगता है कि राष्ट्र कमजोर हो जाएगा, देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो जाएगा। इनको ये नहीं मालूम जिनके जाति की आंकड़ा, क्योंकि SC ST के तो जनगणना पहले से होता है, पिछड़ों के जनगणना ये रोकना चाहते हैं, उन्हें सार्वजनिक नहीं होना चाहते। ये इन मूर्खों को, इन पाखंडियों को, इन धूर्तों को ये पता होना चाहिए कि जिस अखंड भारत की वो कल्पना करते हैं वो किसी चित पावन ब्राह्मण का बनाया हुआ राष्ट्रीय पूरा एक राष्ट्र नहीं था। वो तो सम्राट अशोक के दिया हुआ अखंड भारत का ये चित्र लगाते हैं। सम्राट अशोक किस वंश के थे? कौन लोग थे वो? क्या वो वही लोग थे जिनका प्रतिनिधित्व RSS करता है, जो चंद जातियों का 2 4 5 है भी नहीं, वो तो चित पावन ब्राह्मण RSS के खुद की जो चरित्र है वो खुल के सामने ना आ जाए। शायद संघ इसलिए डरता है जातिगत जनगणना के आंकड़े बाहर आने पे। संघ को ये चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से जातियां हैं, कितनी कितनी जातियां हैं, कौन से प्रचारक, कितने जाति, किन जातियों के हैं, संख्या, वो प्रकाशित कर दे, वो जनता के सामने लाए, देश के सामने लाए, तो पता चलेगा कि वो किस जाति का हितैषी है। वो मैं ये कह रहा था, जिस अखंड भारत की कल्पना ये सामने रखते हैं और लोगों को उस कल्पना को आगे रख के संगठित करने का प्रयास करते हैं, वो अखंड भारत तो सम्राट अशोक का देन है। वो दूसरे जो आज का वर्तमान भारत है, जिसकी एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए वो बात करते हैं, वो तो सरदार पटेल का देन है। तो किसको समझा रहे हैं RSS वाले कि देश की एकता और अखंडता इन जातियों के आंकड़े बाहर आने से खतरे में पड़ जाएगा? जिन जातियों ने देश की एकता और अखंडता को बनाया, उन्हीं के आंकड़े आने से इनको डर लगता है। जिनके रगों में राष्ट्र की एकता की बात दौड़ती है, सपने में भी जो राष्ट्र को टूटने देने की बात नहीं सोचते, उनके आंकड़े आ जाने से देश की एकता को खतरा ही नहीं लगता है। ये दोहरे चरित्र वाले हैं, ये वर्चस्ववादी जातियों का वर्चस्व बनाए रखने की हिमायती है। ये नहीं चाहते, सही मायने में नहीं चाहते कि दूसरे लोग जो पिछड़े हैं वो आगे आए। आगे वाली जातियों को ही आगे बढ़ाने के समर्थक हैं, हामी हैं। मान लीजिए ये जातिगत जनगणना एक नौटंकी के तहत करा भी लेते हैं, जो पहले हुआ, जिसके बारे में ये बताते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय का जो एक आंकड़ा आया, सर्वे हुआ,
उस तरह से करा ले और सार्वजनिक ना हो, और फिर ये कहे कि हम उस आधार पे हम ये कल्याणकारी योजना बना रहे हैं, तो उनकी सत्यता कैसे प्रमाणित हो, कैसे प्रमाणित हो? तो ये हो सकता है कि संघ के कहने के बाद ये घालमेल बातों को रखने के बाद ये घालमेल तरीके से जातिगत जनगणना करा ले, लेकिन फिर से उसके आंकड़ा को सार्वजनिक करेंगे, इसका ये संकय रहता है। साथियों, बिहार में तो जातिगत जनगणना हुई, तो क्या बिहार में हर जाति के लोग एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेके खड़े हो गए? सामाजिक संबंध में इस पे दरार आ गई? कहां कोई बवाल हुआ, कहां कोई विवाद हुआ? और तो और जो सवर्ण में जो पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए भी विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ कि 10% उनका किया जाए। पहले से था, तो नरेंद्र मोदी केंद्रीय स्तर पर असंवैधानिक रूप से लागू कर दिया, उनके हितों की रक्षा करने के लिए। जो इनके वोट बैंक है, क्योंकि ये जातिवादी लोग हैं, अपने वर्ग के हित की रक्षा ये पहले करते हैं। तो ये तो चित्पावन ब्राह्मण जैसे तिलक नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग आगे बढ़े। वो तो नहीं चाहते थे कि बढ़ई के बच्चे, लोहार के बच्चे, दर्जी के बच्चे वो पढ़ लिख ले, आगे बढ़े। उनका तो स्टेटमेंट था कि मतलब कि एक लेख था, वो तो उनका अखबार था, उस अखबार के माध्यम से आता था उनका आर्टिकल। एक जगह वो लिखते हैं कि गैर ब्राह्मणों को तो बढ़ईगिरी, लोहार, राजमिस्त्री के काम और दर्जीगिरी, सिलाई सिखाई जानी चाहिए। उनका जो दर्जा है, ध्यान से दीजिए, उनका जो दर्जा है उनके लिए यही काम सबसे मुफीद है। यानी कि जो दर्जी हैं वो केवल सिलाई ही करते जाएंगे, उनके बच्चों को ये सपना देखने का अधिकार नहीं है कि वो आगे बढ़ेंगे, वो भी किसी अच्छे पद पे आएंगे या पढ़ लिख के अपना ज्ञान अर्जन करेंगे, अपना बौद्धिक विकास करेंगे। वो तो इन वर्गों को विज्ञान, भौतिकी ये सब पढ़ाने के लिए भी विरोधी थे। वो तो एक जगह और कहते हैं कि कुंवियों के बच्चों को शिक्षा देना और कुछ नहीं, पैसे की बर्बादी है। महाराष्ट्र में कुंवी समाज बहुत बड़ा, उनकी आबादी है, किसानों का तबका है। तिलक नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़े, बस खेती करें। खेती करना तो एक गर्व की बात है, लेकिन पढ़ लिख जाएं, शिक्षित हो जाएं, या और किसी जगह पे वो डॉक्टर, इंजीनियर या जज बने, कुलपति बने, ये तो नहीं चाहते थे। वो एक अच्छा प्राध्यापक बने। अगर नौकरी न भी हो तो शिक्षक तो अपने आप में आत्मलाभ के लिए, वो तो ज्ञान के लिए, एक देश का अच्छा नागरिक या ग्रामीण बने, ये तो उनकी भावना नहीं थी तिलक की। ठीक यही मानसिकता संघ के इन चित्पावन गिरोह का है। वो नहीं चाहते कि समाज का जो निचला तबका है वो आपके बराबर पे आए, वो नहीं चाहते। वो तो ऊर्ध्वाधर वाले, इस तरह से जो समाज है वो ऊर्ध्वाधर रहे, ऊपर ब्राह्मण है, उसके बाद जातियां, शूद्र सबसे नीचे। वो ये नहीं चाहते पैरेलल समाज।
इसीलिए जो नीचे का तबका है उसको बराबरी पे आने देने के लिए वो नहीं चाहते। जो संविधान में समता मूलक समाज की कल्पना की गई है और क्षमता प्रदान की गई है, बराबरी प्रदान की गई है हर जाति को, ये उनको बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए वो नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना हो। और जो ये कहते हैं कि समाज की, देश की एकता और अखंडता को के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। मतलब दूसरे जातियां, लोहार, बढ़ई, दर्जी, कहार, कुम्हार, तेली, तमोली, कुर्मी, कोयरी, यादव, ये तमाम जातियां जो है, जाट, गुज्जर, ये तमाम जातियां यदि पढ़ लिख जाएंगी और बराबरी के उनके सत्ता के भागीदार हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो देश को खतरा पे हो जाएगा या देश मजबूत हो जाएगा। मतलब वो निचली जातियां जो हैं वो उनके बराबरी पे आ जाएंगे तो देश टूट जाएगा, देश में खतरा पैदा हो जाएगा, एकता और अखंडता के लिए खतरा हो जाएगा। ये कैसी घिनौनी बातें। जाति को जब लड़ाते हो, टिकट तो जाति देख के देते हो और तमाम जगह घृणा और नफरत फैलाते हो, दूसरे जातियों को नीच भावना से, हे भावना से देखते हो, तो समाज मजबूत हो जाता है। सैकड़ों सालों तक तो आप लोगों का वर्चस्व रहा, तो क्या देश मजबूत हो गया? देश पे किन किन लोगों ने आक्रमण किया, कैसे आक्रांता बाहर आए आपके समय में, बार बार आपको हार मिली, क्योंकि दूसरी जातियां तो नीचे थी। उनके मन में तो यही था, केहू राजा, कोई भी राजा बने हमें क्या, केहू राजा मोहे का, ये वाली भावना थी। क्योंकि सत्ता में भागीदारी नहीं थी उनकी। हर एक किसी भी संस्थानों में भागीदारी नहीं थी। गांव में भी वो बड़े सिकुड़े हुए थे। सामाजिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि आपके बराबरी कर सके, आपसे बातचीत कर सके। ये तो बड़े संघर्षों के बाद समाज इतना आगे आया है। संविधान में दिए गए समानता के अधिकार की वजह से दूसरे लोग आगे आए। आरक्षण जो मिला उससे थोड़ा लोग पढ़ लिख गए और आगे आए हैं, लेकिन आज भी वो उतना अवसर नहीं मिला है जितना उन्हें मिलना चाहिए। आज भी उनकी स्थिति क्या है? नौकरियां समाप्त कर रहे हैं आप, और जो बची खुची नौकरियां हैं उसमें भी आप चाहते हैं लेटरल एंट्री के द्वारा आपके पोषक जातियां आगे आए। ये तो खतरनाक विचार है। लेकिन ये तो समाजवाद को इसका साधुवाद जाता है कि समाजवादियों ने जाति के विषय को प्रमुखता से रखा कि बगैर सभी जातियों के विकास हुए देश का विकास नहीं हो सकता, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाला नारा जो है समाजवादियों ने बुलंद किया। ये बात और है कि आज राहुल गांधी इसे भुनाने में लगे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी को भी तो मौका मिला था, मनमोहन सिंह की सरकार के समय में भी वो पार्टी के उपाध्यक्ष भी थे। अगर उपाध्यक्ष नाम का कोई पद ना भी होता तो पार्टी के तो वो सर्वे सर्वा है, सबको ही जानता है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के भले वो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन सारा निर्णय तो राहुल 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 में हो रहा है।
जिस तरह से भांटगिरी चारणगिरी मोदी के लिए हो रहा था कुछ दिन पहले, अभी तो भांटगिरी चारणगिरी राहुल गांधी के लिए हो रहा है। तो राहुल गांधी भी कहाँ उस समय जातिगत जनगणना करा दिए और सबको उनकी हिस्सेदारी दे दिए। राजीव गांधी तो आरक्षण के विरोध में थे, उससे वो उनकी भी वही सोच थी जो आरएसएस वालों की है कि इससे देश की एकता और अखंडता को, राष्ट्र को प्रगति में बाधा पहुंचेगा, देश की एकता अखंडता में चोट लगेगा। जिन लोगों ने देश को एक किया वो आगे आ जाएंगे तो देश टूटने का खतरा हो जाएगा। अरे बेवकूफ किनको बना रहे हैं आप? जिनके रगों में राष्ट्रीय एकता और अखंडता दौड़ता हो वो जातियां अगर आगे आ जाएंगी पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां आगे आ जाएंगी तो देश को एकता और अखंडता को चोट पहुंचेगा। ये गलत है। आप नहीं चाहते कि ये लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हों, गरिमामय जिंदगी ये जीने लगे जिसकी बात संविधान करता है, आपके बराबरी पे आ जाए। आप ये नहीं चाहते, इसलिए आप बहाना बनाते हैं कि देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो जाएगा अगर इनके आंकड़े बाहर आ जाएंगे। बेवकूफ बनाना छोड़िए। देश इन सब बातों को समझता है, समझ रहा है। आज समाजवाद अनेक धर्म में बटा हुआ है और इसलिए आप इनके समाजवादियों की उपहास उड़ा लें, लेकिन आज मजबूर है समाजवादियों के मुद्दे पर अपनी राय रखने को। उनके आधे अधूरे मन से इन समाजवादियों के विचारों को मानने के लिए आज आप बाध्य हुए हैं। समाजवाद और आगे बढ़ेगा और जिस दिन ये लोग आगे बढ़ जाएंगे सही मायने में देश उस दिन और मजबूत हो जाएगा। एक बात और, आपको आरएसएस को इस बात की भी मांग करनी चाहिए, हालांकि मैं उचित नहीं मानता, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि इन जातियों के डाटा आगे आने से देश की एकता और अखंडता पे ठेस पहुंचेगा, तो आपको जो देश की सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं, सेना के जवान हैं, अर्धसैनिक बल हैं, आपको उनके भी आंकड़े प्रस्तुत कर देने चाहिए कि किन वर्ग के लोग, किस जाति के लोग, किस समाज के लोग सेना में कितना है और किस जाति के लोग कितना शहीद हुए हैं वार्षिक रूप से भी कितना हो रहे हैं। ये आंकड़ा भी प्रस्तुत कर दे, लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि देश की एकता, देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए देश के सीमा पर कौन लोग लगे हुए हैं और कितना शहीद होते हैं। लोगों को सिर्फ बोल के भरमाए मत, क्योंकि आपकी ताकत ज़्यादा है इस मायने में भ्रम फैलाने में। सारी मीडिया आपकी है, मीडिया में आपके लोग हैं, इसलिए आपके द्वारा बोला गया झूठ भी, महाझूठ भी सच की तरह सामने लगने लगता है, लोगों को लगने लगता है। तो ये भ्रम फैलाने का भी काम आप बंद करें और सही मायने में जो देश आगे बढ़ना चाहता है, प्रगति करना चाहता है, उस प्रगति का
को होने दें। आपकी अब सामर्थ्य नहीं कि इसे आप रोक सकें। आपको ये आंकड़े भी बता देना चाहिए कि अगर कोई संस्थान पिछड़े समाज के, दलित समाज के हाथ में है, आदिवासी समाज के हाथ में है, तो उस संस्थान का विकास और जो आप लोगों के हाथ में है उसके लूट खसोट के भी आंकड़े देश के सामने लाने चाहिए। धन्यवाद। इसी के साथ साथियों से निवेदन होगा कि वो हमारे चैनल को, नीरज की आवाज़ को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे और शेयर करे, ताकि इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके, बहुजन हितों की आवाज़ को मजबूत किया जा सके, समाजवाद की लड़ाई को मजबूत किया जा सके।